हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम देखेंगे कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म के बारे में। तो इसके पहले मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं, तो आपको देखने को मिलेगा। तो सेबी के बारे में मैंने बात की थी, सेबी को क्यों लाया गया वहाँ पे देखेंगे। तो ये भी देखेंगे, तो ये सुधार का ही वजह से सेबी को भी लाया गया था। सेबी को मैंने बताया था इसके पहले, आप देखेंगे तो हम ट्रेडिंग के बारे में भी देखे थे, मतलब शॉर्ट सेलिंग जो होती है उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये सब भी सुधार में ही है। तो आज जितनी भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे जो मॉडर्न चीज़ें आज देखने को मिल रही हैं, तो वो सब चीज़ें देखेंगे तो सुधार का ही वजह से आया हुआ है। शॉर्ट सेलिंग आप देखेंगे, इसके पहले मैंने आपको और भी चीज़ें देखेंगे, बाईबैक जो होता है उसके बारे में भी बताया था शेयर का। तो ये सब आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। तो ये 16 लेक्चर है। 16 लेक्चर में अब हमें देखना है, समझिए कि रिफॉर्म क्या क्या हुए, और रिफॉर्म के ही वजह से आप देखेंगे कि जो समझिए डेरिवेटिव मार्केट देखते हैं इतना इम्प्रूव हुआ है, उसमें फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप, ये सब देखा जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आप भी बहुत लोग करना चाहते हैं, तो वो सब सुधार का ही अंग है। देखेंगे सुधार के वजह से ही ये सब चीज़ें आई हैं। तो अब सुधार, हम थोड़ा सा बैकग्राउंड प्रिपेयर करेंगे कि सुधार हुआ क्यों। तो किसी भी चीज़ में सुधार की क्यों ज़रूरत होती है, मतलब सुधार की ज़रूरत होती है जब उसमें कुछ खामियां होती हैं। तो खामियां के वजह से ही देखेंगे सुधार होती है। और हमारा कैपिटल मार्केट ग्रो नहीं कर रहा था, आपको देखने को मिलेगा। पहले हमारी जो इकोनॉमी भी थी, तो आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी पूरी तरह से क्लोज थी। तो देखेंगे तो फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल होते हैं, तो वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे हमारी इकोनॉमी में, चाहे बाहरी जो कंपनियां हैं वो आके काम नहीं कर सकती थी। तो इन सब के वजह से हमने क्या किया, फिर सुधार करना शुरू किया। क्योंकि देखेंगे 1991 के बाद हमारा इकोनॉमी खोला गया, वहाँ पे अब जो कंपनियां हैं वो आके काम कर सकती थी यहाँ पे। तो आप देखेंगे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और फिर देखेंगे लिबरलाइजेशन, ये शुरू किया। एलपीजी रिफॉर्म होना शुरू हुआ वहाँ से, आप देखेंगे। तो वहाँ से शुरू क्या हुई, अब जैसे रिफॉर्म होना शुरू होती है तो वहाँ से आपको देखने को मिलेगा अब फॉरेन कंपनियां भी आना शुरू होती हैं। फॉरेन इन्वेस्टर भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। जो इंडियन मार्केट होती है, तो मार्केट में अब इन्वेस्ट करेंगे तो उनको फेयर रूल चाहिए। फेयर रूल मतलब आपको देखने को मिलेगा कि रूल बिल्कुल सही हो, तभी जाके वो इन्वेस्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि आपको आके वो इन्वेस्ट कर दे। तो इसके लिए फिर हमने सुधार करना शुरू किया। और सुधार करना शुरू किया तो सबसे पहले हमने सेबी को एस्टेब्लिश किया, क्योंकि देखेंगे कोई भी ऐसा मतलब रेगुलेटर अच्छा नहीं था जो कि मार्केट को रेगुलेट करे। तो जितने भी आज देखेंगे आज मॉडर्न फॉर्म में चीज़ें, फिर उसके बाद देखेंगे तो हम एनएसई को लाए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो ये मॉडर्न तर्ज पे ही देखा गया है कि ये बनाया गया, और पूरी तरह से इसमें निफ्टी 50 लाया गया। तो सबसे मॉडर्न ये बनाया गया, मतलब पूरी तरह से वर्ल्ड में जैसा चल रहा था उससे हमने जोड़ने की कोशिश की। यहाँ पे देखेंगे तो इसको बनाया गया। तो इसमें बारी बारी से हम एक एक चीज़ों को देखेंगे। तो ये सुधार का जो कारण मैंने बताया, सुधार का कारण यही सब है कि अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल आ गए हैं। फिर कैपिटल मार्केट हमारा ग्रो नहीं हो रहा था, कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। बहुत ज़्यादा आप देखेंगे स्कैम हुआ वहाँ पे, स्कैम होते थे। पब्लिक जो रिटेलर है उनका पैसा चला जाता था। तो इन सब के वजह से देखेंगे अब से भी रिफॉर्म करना शुरू करती है। और हम क्या चाहते थे, अब कैपिटल मार्केट भी ग्रो करे। कैपिटल मार्केट ही ग्रो करती है तो जो इकोनॉमी होती है वो भी ग्रो कर पाती है, क्योंकि आप रेगुलर खर्च के लिए तो जो गवर्नमेंट होती है वो करती है, लेकिन जब कैपिटल फॉर्मेशन का बात वहाँ पे आता है तो कैपिटल मार्केट के थ्रू ही कैपिटल फॉर्मेशन होता है। और कैपिटल फॉर्मेशन जब भी होगा आपको देखने को मिलेगा तो उससे कंपनियां खुलेंगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर लोग जो हैं ये पैसा कमाएंगे, फिर यही लोग देखेंगे इन्वेस्ट करेंगे, फिर नई कंपनियां खुलेंगी, फिर रोजगार मिलेगा, फिर इनके पास पैसा आएगा, ये बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करेंगे। मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, फिर डिमांड जैसे बढ़ता है तो वहाँ पे सप्लाई बढ़ाई जाती है। तो ये बिल्कुल चैन सा क्रिएट हो जाता है, जो कि इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैपिटल मार्केट। कोई भी देश जब डेवलप करता है तो उसके कैपिटल मार्केट का ग्रोथ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी के लिए अब हमें कैपिटल मार्केट में पब्लिक कब जोड़ सकती है, जबकि देखेंगे रिफॉर्म होगी, उनके साथ जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो ना हो, जो मतलब समझिए धांधली ना हो उनके साथ, उनका पैसा डूबे ना वहाँ पे। क्योंकि देखेंगे बहुत सारी कंपनियां आती थी, वो उनका पैसा खा जाती थी। देखेंगे बहुत सारे स्पेकुलेटर थे, उनके पैसे खा जाते थे। फिर देखेंगे हर्षद मेहता स्कैम हुआ वहाँ पे, उससे पहले भी बहुत सारे स्कैम हुए, उसके बाद भी बहुत सारे जो है वो स्कैम हुए। तो ये सब देखने को मिलेगा, इस वजह से सुधार किया गया। तो सुधार में बहुत सारी चीज़ें सुधार की गई। तो वहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले किया गया कि अब जितने भी, समझिए पहले होता क्या था, समझिए कि जैसे आप आपको शेयर खरीदने हैं या फिर मतलब समझिए किसी को शेयर बेचने हैं, तो जो मैंने ये पहले भी चीज़ें आपको बताई हैं। तो जैसे ये दिल्ली है समझिए, चेन्नई है, फिर आप देखेंगे हैदराबाद है समझिए, फिर आप देखेंगे चंडीगढ़ है, और यहाँ पे समझिए मुंबई है। तो अब यहाँ पे क्या बैठेंगे, ब्रोकर बैठेंगे, यहाँ भी ब्रोकर रहेंगे।
यहाँ भी ब्रोकर देखने को मिलेगा, यहाँ भी ब्रोकर रहेंगे, यहाँ भी ब्रोकर आपको देखने को मिलेंगे। ये ब्रोकर रहते थे बहुत सारे, और इन शहर के जो भी लोग हैं समझिए इनके पास आएंगे सारे, मतलब जिनको बेचना हो वो भी आएगा, जिसको खरीदना हो वो भी आएगा। फिर देखेंगे इस शहर वाले इस ब्रोकर के पास आएंगे, मतलब सभी जितने लोग हैं समझिए, बहुत लोग होते थे समझिए, ऐसा नहीं है कि एक दो लोग होते थे। तो ये बहुत सारे लोग इनके पास आएंगे, फिर बहुत सारे लोग इनके पास आएंगे। अब ये ब्रोकर करेगा क्या? ये ब्रोकर सारा जो समझिए डिमांड आया, कोई खरीदना चाहता है, कोई बेचना चाहता है, ये सब लेके आते थे यहाँ पे मुंबई में देखेंगे। दलाल स्ट्रीट बोला जाता था, बीएससी में लेके आते थे वहाँ पे, मतलब सभी दलाल यहाँ पे इकट्ठा होते थे। और ये लोग अपने में बात करेंगे, अब मतलब मेरे पास ये शेयर है, कौन इसमें से खरीदना चाहता है, ये सभी ब्रोकर यहाँ पे आ गए मार्केट में। किसको कितना खरीदना है, किसको कितना बेचना है, और बेचने खरीदने में फिर देखेंगे यहाँ पे चेक भी होता था, एक गार्ड बैठा होता था जो मार्केट में एंटर होने देता था, वहाँ पे देखने को मिलेगा मार्केट में एंटर होने देता था, और वहाँ पे पूरी तरह से पेपर को चेक करता था कि पेपर सही है कि नहीं, जो मतलब कंपनी के शेयर तुम बेचने लाए हो वो चेक करता था। फिर ये लोग आपस में देखेंगे बात करते थे, वहाँ पे बात करके फिर जो शेयर होती थी उनको बेच और खरीद किया जाता था। तो फिर बेच और खरीद, फिर ये जो ब्रोकर है अपने शहर में आएगा, देखेंगे ये दिल्ली में जो ब्रोकर गया था वो फिर दिल्ली शहर में आएगा, फिर जो जो इसको दिया था डिमांड उसके क्या करेगा, जो समझिए कि शेयर बेचा था उनको पैसे दे देगा, और जो मतलब समझिए खरीदने के लिए पैसे दिया था उनको शेयर दे देगा, ये काम करेगा। और इसमें काफ़ी टाइम लगते थे, और काफ़ी टाइम लगते थे, बीच में देखेंगे एक एक महीने भी लग जाते थे। एक एक महीने में ब्रोकर जो है वो समझिए कि एक महीने में तो प्राइस बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, तो ये लोग बीच में देखेंगे तो ट्रेड ही कर लेते थे, ट्रेड मतलब कर लेते थे बीच में, जो एक महीने में प्राइस ऊपर नीचे होती थी उसको बेच खरीद लेते थे, आपको देखने को मिलेगा ये सब भी होता था। बहुत सारी चीज़ होती थी, तो इसके वजह से सबसे पहले किया क्या गया, ये सब चीज़ें बंद करने के लिए यहाँ पे डीमेटेरियलाइजेशन कर दिया गया, मतलब डीमट शुरू कर दिया गया, डीमट अकाउंट के मतलब ये पूरी तरह से जो कंप्यूटरकृत होती है इसको बना दिया गया। तो सबसे पहला सुधार आपको यही देखने को मिलेगा, जो ये प्रैक्टिसेस चल रही थी। चाहे देखेंगे मतलब जो स्पेकुलेटर होते थे, मतलब जो भी ब्रोकर होते थे, तो ब्रोकर ही सबसे ज़्यादा कमाते थे। जो रिटेलर हैं, चाहे जो मतलब समझिए इन लोगों को ज़्यादातर प्रॉफिट नहीं हो पाता था, और काफ़ी कॉम्प्लेक्स मेथड था देखेंगे इन्वेस्ट करने का, कॉम्प्लेक्स था, इसके वजह से लोग जुड़ना भी नहीं चाहते थे। कौन वहाँ पे ब्रोकर को फीस दे, फिर वहाँ पे इतना दिन वेट करे, इतना लोगों के पास पैसा भी नहीं होता था। तो इस सब के वजह से इसको सिंप्लीफाई करना चाहती थी गवर्नमेंट, और सिंप्लीफाई करने के ही कारण आप देखेंगे कि इतना मार्केट आज ग्रोथ कर रहा है। तो मार्केट में आज देखेंगे तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो ये प्रॉफिट मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि लोग बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, और सप्लाई मतलब घटते जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रहा है। इसी वजह से जो शेयर के प्राइस हैं आज देखेंगे कि बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे सुधार किया गया डीमेटेरियलाइजेशन, डीमेट और ट्रेडिंग की शुरुआत हुई। मतलब कि अब आप कंप्यूटर के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, सभी के थ्रू देखेंगे कि अब आप ट्रेड कर सकते थे। अब आपको ब्रोकर तो ज़रूरत है, ब्रोकर जो वो पहले जो ब्रोकर लेके जाता था वो आज ऐप वाले काम करते हैं, डीमैट अकाउंट जो आप खोलते हैं जिस भी ब्रोकर के पास, आज वो काम मतलब समझिए कि ऑनलाइन हो चुका है। तो ये आप देखेंगे इसके तहत जो शेयर के सुरक्षा प्रमाण पत्रों को देखेंगे भौतिक रूप से जारी करने के बजाय स्टॉक में, एक्सचेंज में कंप्यूटरीकृत होता है। तो पहले देखेंगे जो आपको पेपर मिल जाता था, अब आपको पेपर नहीं मिलते हैं। पेपर वही पेपर मतलब जमा होते हैं, जो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं उसके पास जमा होते हैं। और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन है? तो एनएसडीएल और सीडीएसएल, ये दो कंपनियां हैं जो कि आपके पेपर जो मिलता था पहले पेपर फॉर्म में आपको स्टॉक मिलते थे, उसको अब स्टोर करने का काम ये करती हैं। तो ये देखेंगे तो ये शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत में दो देखेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की डिपॉजिटरी का काम कर रही हैं, एनएसडीएल आपको देखने को मिलेगा, और फिर देखेंगे सीडीएसएल मिलेगा। तो ये दो मतलब कंपनियां हैं। इसके पहले इसके मतलब इसको बहुत बार मैंने आपको पिछली लेक्चर में भी बता चुका है, पिछली नहीं मतलब लेक्चर जो चलती आ रही है उसमें हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपको देखने को मिलेगा, मतलब ये दो चीज़ें शुरुआत की गई मतलब पूरी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि ऑनलाइन कर दी गई। अब जो पहले समझिए कि पेपर ट्रेडिंग करना होता था, मतलब पेपर लेके, पेपर ट्रेडिंग तो एक अलग ही होता है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। पेपर ट्रेडिंग में लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो ये आप देखेंगे कि पेपर लेस हो गई बिल्कुल चीज़ें, अब ऑनलाइन सभी चीज़ें कर सकते थे। अब धांधली भी कम हो सकती है क्योंकि अब बहुत लोग जुड़ेंगे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के थ्रू, ये सब चीज़ें मेंटेन होगी, ब्रोकर जो है वो कुछ धांधली नहीं कर सकते। तो ये सुधार हुआ, सबसे बड़ा ये सुधार माना जाता है
तो ये सुधार किया गया। फिर अब सुधार में ये भी देखेंगे, अब जितने भी डेटा हैं समझिए, अब डेटा सभी लोगों को मिल सकते हैं कंपनी के। उस टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता था कि कौन सी कंपनी के शेयर किसके किसके पास हैं। तो अब इसमें हुआ क्या, जब कंप्यूटरीकृत हुआ आपको देखने को मिलेगा सभी सुविधा, तो यहाँ पे अब डेटा सभी लोगों के पास होता है। किसी भी कंपनी का आप देखेंगे तो वहाँ पे बैलेंस शीट देख सकते हैं, सभी चीज़ें देख सकते हैं, शेयर देखेंगे कौन कौन होल्ड करके रखा है, एफआईआई कौन होल्ड करके रखा है, म्यूचुअल फंड वाले कितना, प्रमोटर कितने कितने परसेंट में है, कौन से लोग उसमें शेयर खरीद रहे हैं, कौन से बेच रहे हैं, ये सब देखेंगे तो अपडेट होते रहता है। इससे क्या है कि पब्लिक के पास इंफॉर्मेशन आने लगा। इंफॉर्मेशन आने के वजह से जो पब्लिक है तो ये ज़्यादातर देखेंगे स्टॉक मार्केट से जुड़ने लगी। तो ये जुड़ने के लिए ही रिफॉर्म किया गया था। तो ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा अगला क्या रिफॉर्म हुआ, डिपॉजिटरी जो प्रतिभागी हैं एजेंट, जो कि निवेशकों को मांग सेवा, ऑनलाइन सुरक्षा ट्रेडिंग सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण देखेंगे कि इंडिया इन्फोलाइन, आईसीआईसीआई डायरेक्ट। तो ये सब क्या हुआ कि अब जो ये ब्रोकर काम करते थे तो इसके जगह पे आपको देखने को मिलेगा ये डीमैट अकाउंट वाले आ गए, जो आप जीरोधा में खोलते हैं, आईसीआईसी डायरेक्ट में खोलते हैं, एचडीएफसी सिक्योरिटी में खोलते हैं, एंजल ब्रोकिंग में खोलते हैं, ऑफस्टॉक में खोलते हैं। तो बहुत सारी ये ब्रोकर है समझिए। अब ब्रोकर के जगह पे ये लोग देखेंगे कि आ गए हैं और इनके थ्रू अकाउंट खुलता है आपका। एक तो समझिए ट्रेडिंग अकाउंट खुलता है और एक डीमैट अकाउंट खुलता है, मतलब कि एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास खुलता है। तो दो अकाउंट वहाँ पे, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर मतलब जो पीछे क्लासेज हुए हैं उसमें मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर दिया हूँ। तो ये दो चीज़ें ऑनलाइन क्या ही ये प्रोसेस है। तो ऑनलाइन अब देखेंगे बीएसई में भी ट्रेड होने लगा, एनएसई में भी ट्रेड होने लगा। फिर देखेंगे सीडीएसएल और एनएसडीएल के पास जो आप ट्रेड करेंगे वो जो पेपर आपको मिलेगा समझिए, मतलब सिक्योरिटी जो मिलती है आपको वो क्या होगी, वहाँ पे स्टोर होगी, रिस्टोर होके ये चीज़ें यहाँ पे होती है समझिए। और फिर आपको देखने को मिलेगा इसमें क्या हुआ, और प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी दोनों मार्केट में रिफॉर्म हुई हैं। तो मैंने जो बताया प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम में कंपनी टू देखेंगे पब्लिक शेयर खरीदती हैं। फिर आपको देखने को मिलेगा जो सेकेंडरी मार्केट होती है, सेकेंडरी मार्केट में बोला मैंने आपस में लोग जब ट्रेड करते हैं, पब्लिक टू पब्लिक ट्रेड होता है, उसको हम सेकेंडरी मार्केट में बोलते हैं। तो इसमें अंडर जो राइटर होता है उसको भी बनाया गया। अंडर राइटर कौन होते हैं, तो कंपनी जब आईपीओ लाती है, कंपनी आईपीओ लाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि अंडर राइटर एक लिख के देता है कि, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया वैल्यूएशन निकाला जाता है किसी भी कंपनी का। अब वैल्यूएशन ज़्यादा निकाल दिया जाए, क्योंकि उसी वैल्यूएशन मान लीजिए कि कंपनी को आईपीओ लाना है तो वहाँ पे वैल्यूएशन निकाला जाएगा कंपनी का 1000 करोड़ मान लीजिए कंपनी का वैल्यूएशन निकाला गया, 20% वो लाना चाहती है 200 करोड़ का देखेंगे तो 200 करोड़ ये क्या पूरी तरह से पहले वैल्यूएशन लगाएगा कि कंपनी 1000 करोड़ की है। तो ये जो है तो ये इन्वेस्टमेंट बैंक होते हैं, चाहे आप देखेंगे वैल्यूएशन कंपनियां होती हैं, ये क्या करती हैं वैल्यूएशन निकालती हैं किसी भी कंपनी का। फिर आईपीओ वहाँ पे लाया जाता है, आईपीओ लाया जाता है तो ये अंडर राइटर भी उन्हीं को बोला जाता है। ये क्या करते हैं लिख के देते हैं कि अब जो तुम आईपीओ ला रहे हो तो वैल्यूएशन तो हमने लगाया है, यहाँ पे बढ़ सकते हैं वैल्यूएशन, घट सकते हैं। चाहे आप देखेंगे कि पब्लिक को ट्रस्ट ना हो कि ये जो वैल्यूएशन लगाया गया है तो ये गलत वैल्यूएशन लगाया गया है, तो इसको लेके फिर अंडर राइटर क्या करते हैं लिख के देते हैं कि वैल्यूएशन सही से मैंने लगाया है, और अगर तुम्हारे शेयर नहीं भी बिकते हैं तो 50% या फिर देखेंगे 80% का शेयर हम ही खरीद लेंगे अगर पब्लिक नहीं खरीदती है तो। इससे क्या होता है कि जनता को भरोसा होता है, क्योंकि ये वैल्यूएशन गलती नहीं लगाएंगे, गलती अगर लगाते हैं तो फिर बाद में इन्हीं को खरीदना पड़ सकता है। तो इसके लिए अंडर राइटर भी देखेंगे बनाया गया। तो इन्हीं के तहत ये सुधार का ही है काम, देखेंगे सुधार के तहत ही अंडर राइटर भी बनाया गया आपको देखने को मिलेगा। और ये लिख के देते हैं अंडर राइटर, थोड़े से कम दाम पे इनको शेयर मिल जाते हैं, तो ये भी बनाया गया। फिर आपको देखने को मिलेगा सेबी जो है, तो सेबी को लाया गया, ये भी मैंने बता दिया, जो सेबी है वो रेगुलेट करेगी। तो ये भी देखेंगे मार्केट रिफॉर्म का ही काम है, तो सेबी को लाया गया। पहले देखेंगे तो वहाँ पे एक्ट बना दिया गया, बाद में आपको एक्ट देखेंगे, उसके बाद सेबी काम करने लगी सही से। फिर आपको देखने को मिलेगा कि फंड राइज करना था। अब समझिए फंड, अब कंपनियां जो है ये फंड समझिए राइज करेंगी तो वो विदेश से भी कर सकती हैं, तो वहाँ पे एडीआर जीडीआर ये भी बनाया गया। तो एडीआर जीडीआर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, देखेंगे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये सब चीज़ें वहाँ पे हम पढ़ाएंगे, मतलब कि मैं आपको डिस्कस करूंगा एडीआर जीडीआर। ये जब हम फॉरेन इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में वहाँ पे देखेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हमारी कंपनी के जो शेयर हैं समझिए फॉरेन में जाके खरीदे जा सकते हैं, चाहे हम भी खरीद सकते हैं, ये सब भी सुविधा वहाँ पे बनाई गई। तो ये भी देखेंगे मार्केट रिफॉर्म का ही किया गया, मार्केट रिफॉर्म में ही किया गया। और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करने हैं, मतलब समझिए कि अब जो ट्रेड होगा समझिए बिल्कुल फेयर होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी धांधली नहीं होना चाहिए।
इसी के लिए सभी ऑनलाइन चीज़ें की गई यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। फिर आपको देखने को मिलेगा तो क्या किया गया, अब देखेंगे अगला रिफॉर्म आपको देखने को मिलेगा इन्हीं सब में। आईपीओ अब ला सकती हैं कंपनियां, आईपीओ ला सकती हैं। आईपीओ तो पहले भी लाती थी, तो आईपीओ अब अच्छे से देखेंगे ला सकती हैं। यहाँ पे सेबी को वहाँ पे देखना पड़ेगा, सभी चीज़ें सेबी चेक करेगी फिर ही आईपीओ लाया जा सकता है। तो आईपीओ का होगा, फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम बनाया गया। तो मैंने जो सीसीएल के बारे में बताया था, तो सीसीएल बनाया गया। यहाँ पे ये क्लियरिंग हाउस है, जो कि समझिए अगर आप ट्रेड करते हैं मेरे से, तो ये क्लियरिंग का काम कौन करेगा, तो ये समझिए सीसीएल ही करता है। सीसीएल को बनाया गया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे गाइडलाइंस बनाए गए। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे इंटरमीडिएटरी बनाए गए। ये समझिए इंटरमीडिएटरी बनाए गए हैं। इसमें म्यूचुअल फंड वाले भी अब आ गए हैं, ये तो पहले भी थे। और भी बहुत सारे इंटरमीडिएटरी आ गए जो कि मीडिएटर का काम करते हैं यहाँ पे। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्राइमरी मार्केट के कुछ सुधार हुए थे। फिर आपको देखने को मिलेगा, ये सब तो मैं आपको बता ही दूंगा, ये सब मैं समझिए कि कुछ नोट्स में लिखा हूँ, इसके यहाँ से ये मैं आपको बता रहा हूँ। फिर आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आगे फिर अब क्या हुआ, तो समझिए जो इनसाइडर ट्रेडिंग है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी पहले बहुत होता था, तो ये सेकेंडरी मार्केट के कुछ रिफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग को रोका गया। इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए रूल भी बनाए गए बहुत सारे। इनसाइडर ट्रेडिंग जो मैंने आपको पहले भी बताया है, इनसाइडर ट्रेडिंग जो मतलब समझिए कि बहुत उच्च लोग जो लेवल के लोग होते हैं किसी भी कंपनी में, देखेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे उससे जुड़े हुए लोग होते हैं, तो उनको पहले से पता होती है कंपनी के कि कंपनी में कौन सी खबर आने वाली है, कंपनी में कौन सी खबर आने वाली है, या फिर कंपनी को समझिए कि या अच्छी खबर आने वाली है या फिर कोई बुरी खबर आने वाली है। अब कोई भी कंपनी देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट जारी करती है, तो ये भी बनाया गया। इसी में आप देखेंगे इस सुधार में ही हुआ कि अब कंपनी को हमेशा अपना जो समझिए प्रॉफिट दिखाना पड़ता है या फिर क्वार्टरली रिजल्ट देना पड़ता है। वहाँ पे कंपनी को लॉस हो रहा है या फिर मतलब समझिए कि प्रॉफिट हो रहा है, तो इससे क्या होता है पब्लिक को पता चलता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, तो फिर वो लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो ये भी आपको देखने को मिलेगा, इसी के वजह से बनाया गया था समझिए। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को यहाँ पे रोका गया, आपको देखने को मिलेगा इनसाइडर ट्रेडिंग रोका गया, क्योंकि अब बहुत सारे लोग देखेंगे तो उनके पास खबर रहती है, अभी भी होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग रोका गया है तो इसका मतलब नहीं है कि रुक गया है, इनसाइडर ट्रेडिंग अभी भी होती है। तो यहाँ पे रोकने का काम मतलब ये सुधार में किया गया कि इनसाइडर ट्रेडिंग को बिल्कुल पूरी तरह से बैन किया गया है। यहाँ पे कोई भी कंपनी देखेंगे अगर अपने आप मतलब खुद जो ऑनर है वो शेयर खरीदता है, चाहे उसके फैमिली मेंबर वाले शेयर कोई खरीदते हैं, चाहे जो भी उसके पहचान वाले शेयर खरीदते हैं, तो वो समझिए उसके बाद मतलब कोई कुछ दिनों तक कोई भी ऐसी चीज़ें खबर नहीं ला सकता है जिससे कि शेयर का प्राइस मैनिपुलेट हो। तो ये भी देखेंगे, तो ये भी उसी में का सुधार का ही हिस्सा है। फिर देखेंगे डेरिवेटिव, जो समझिए आज आप देखेंगे डेरिवेटिव में मतलब व्युत्पन्न बाजार उसको बोलते हैं। व्युत्पन्न बाजार में ही डेरिवेटिव में आप फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप ये सब करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगा। तो इन सब की भी शुरुआत होती है। तो ये क्या है, इसी सुधार का मुद्दा है। इसको हमने क्या किया मतलब कि समझिए कि अब किसी को क्या है कि ऐसा लगता है कि मतलब प्राइस बढ़ने वाले हैं, समझिए गेहूं है, गेहूं का ही प्राइस बढ़ने वाला है। किसान को क्या लगता है कि किसान तो समझिए 5 रुपए का 5 रुपए लगाता है पर केजी, मान लीजिए उसका खर्च आता है, लेकिन अब उसको मार्केट का कोई पता नहीं है कि मतलब मार्केट में आगे फ्यूचर में प्राइस क्या हो सकती है, घट सकती है, बढ़ सकती है। तो इसके लिए वो मार्केट में क्या करता है, हेजिंग करता है। तो वो क्या करेगा, अपने लॉस को रोकने के लिए वहां पे फ्यूचर में क्या कर लेता है, फ्यूचर में लोगों से एग्रीमेंट कर लेता है कि 10 रुपए कोई भी मुझसे खरीदेगा तो मैं बेच दूंगा वहां पे। तो ये फ्यूचर में एग्रीमेंट हो जाएगा कि कोई भी समझिए कि वहां पे 10 रुपए अगर केजी मुझे फ्यूचर में मतलब जब भी फसल कटेगी तो कोई भी मुझे मतलब समझिए खरीदेगा तो मैं उसको बेच दूंगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे करेंगे। और फिर यहाँ पे स्पेकुलेटर आएंगे। स्पेकुलेटर मतलब मुझे, मैं गेहूं, अब यहाँ पे गेहूं कोई समझिए खरीद बेच नहीं होती है, बस पेपर पे होती है। तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये बोलेंगे कि हाँ ठीक है, इनको लगता है कि 15 रुपए तक गेहूं जा सकती है, तो ये क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में देखेंगे कोई इन्वेस्टर होगा, मतलब स्पेकुलेटर समझ लीजिए, और फिर देखेंगे जो किसान होगा, इनके बीच में एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट हो जाएगा कि मैं 10 रुपए बेचूंगा 6 महीने बाद। फिर ये बोलेंगे 10 रुपए मैं खरीदूंगा 6 महीने बाद। अब इसमें प्राइस घटे या बढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। किसान जो है उसको 6 महीने बाद 10 रुपए केजी गेहूं बेचना ही बेचना है और इनको खरीदना ही खरीदना है। अब या फिर 15 रुपए चल जाए तो इनकी किस्मत है, समझिए इनको फायदा हो जाएगा, ये 10 में खरीद के 15 में बेच देंगे। या फिर समझिए 8 रुपए ही रह जाए तो इनको लॉस हो जाएगा, किसान को फायदा हो जाएगा। ये इसमें देखा जाता है। तो ये सब भी शुरू की गई। इससे क्या हुआ, हेजिंग, स्पेकुलेटर इसमें आए, किसानों का प्रॉफिट हो सके। और ये ऐसा नहीं है कि बस देखेंगे कि गेहूं और इस पे, ये सोने पे भी हो सकती है, करेंसी पे भी हो सकती है, डॉलर जो भी होता है
उस पे भी हो सकती है, जितनी भी वस्तु प्रोडक्ट होते हैं, जो शेयर होते हैं, उन पे भी हो सकती हैं। तो ये डेरिवेटिव मार्केट में भी, मतलब डेरिवेटिव मार्केट जो है इसकी भी स्टार्टिंग आपको देखने को मिलेगा, तो इसी के तहत की गई थी। तो ये सुधार के तहत ही आपको देखने को मिलेगा ये चीज़ें की गई थी। और इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिटरी सिस्टम बनाया गया, तो ये जो मैंने बताया NSDL और CDSL ये बनाया गया। फिर इसी के तहत आप देखेंगे शॉर्ट सेलिंग शुरू की गई। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? शॉर्ट सेलिंग इसलिए पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको। शॉर्ट सेलिंग मतलब आपके पास शेयर है नहीं समझिए, लेकिन फिर भी आप बेच दिए, और बेच दिए सुबह में आपने बेच दिया, और फिर समझिए कि शाम को लगता है आपको प्राइस गिरने वाला है, मतलब गिरने वाला है, सुबह में आपको लगता है, फिर शाम तक प्राइस गिर जाता है शॉर्ट सेलिंग में। तो आपने बेच दिया 100 रुपये में, आपके पास शेयर है भी नहीं, लेकिन गिर के शाम के प्राइस देखेंगे, गिरते गिरते शाम को शेयर के प्राइस 90 रुपये आ जाता है। 90 रुपये आ जाता है तो यहाँ पे आपको 10 रुपये फायदा हो जाएगा। ये शेयर आपके पास थे भी नहीं, लेकिन एडवांस में शेयर दे दिए, तो ये डीमैट अकाउंट वाले दे देते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग भी देखेंगे तो ये पूरी तरह से देखेंगे तो ये सुधार का ही हिस्सा है, जो कि शॉर्ट सेलिंग का। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सुधार के तहत ही शॉर्ट सेलिंग भी लाया गया था। फिर देखेंगे कि यहाँ पे जो समझिए कि डेरिवेटिव मार्केट हो गया, चेक इनसाइडर ट्रेडिंग भी देखेंगे। फिर आप देखेंगे कि बाईबैक परमिशन दिया गया। बाईबैक परमिशन आपको देखने को मिलेगा, ये होता है जो कंपनियां अपने शेयर को बाईबैक करती हैं। तो ये मैंने अभी ऊपर दिखाया, अभी स्लाइड में आपको, कंपनियां क्या करती हैं, अपने शेयर को ही मतलब खरीद लेती हैं। उनको ऐसा लगता है कि जो कंपनी है अंडर वैल्यू में है, कंपनी का जो शेयर का प्राइस है ये काफ़ी कम है, लेकिन कंपनी के पास एसेट बहुत हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने शेयर को ही खरीद लेती हैं। या फिर समझिए कंपनी का जो शेयर है वो मतलब ऊपर जा नहीं रहा उसका प्राइस, तो इससे भी देखेंगे तो वो क्या करती हैं, कंपनियां अपने शेयर को खरीदती हैं। उससे पब्लिक को ऐसा लगता है वहाँ पे कि कंपनी अच्छी है, इसीलिए वो कंपनी खुद का अपना ही शेयर खरीद रही है। चाहे देखेंगे पी रेशियो, EPS देखेंगे, ये सब भी बढ़ जाता है। अर्निंग पर शेयर देखेंगे, ये सब भी बढ़ जाता है। इसके वजह से भी देखेंगे बाईबैक शेयर से मतलब शेयर के प्राइस उठने लगते हैं। तो ये मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया ही था। तो ये चीज़ें शुरू होती है। फिर अगला क्या किया गया, मतलब जितने भी लिस्टेड कंपनियां हैं तो ये अपने रिजल्ट को शो करेंगी, जो मैंने आपको बताया क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब जितने भी रिजल्ट आती हैं तो ये सब इनको शो करना पड़ता है। ये सब भी यहाँ पे जो सुधार है इसी का सब हिस्सा है। सुधार के वजह से ही आपको देखने को मिलेगा ये सब भी शुरू की गई। जितना इन्फॉर्मेशन है कंपनी का पूरी तरह से, जैसे कंपनी समझिए IPO जारी करती है तो पूरा उसको एक एक चीज़ें देखेंगे, इन्फॉर्मेशन जो होती है वो आके बतानी पड़ेगी सेबी के पास। सेबी फिर देखेंगे पब्लिक को बताती है वहाँ पे, ये सब भी शुरू की गई। फिर देखेंगे NSDL CDSL ये सब बनाया गया, फिर बहुत सारी चीज़ें की गई। अब हम देखते हैं इसमें और क्या है, तो रोलिंग सेटलमेंट का भी देखेंगे तो इसमें किया गया। तो रोलिंग सेटलमेंट के तहत देखेंगे, सेटलमेंट के तहत शेयर बाजार के जो स्पॉट मार्केट होते हैं, लेन देन एक निर्देशित अवधि के भीतर पूरा किए जाने चाहिए। यानी कि देखेंगे निपटारा जो अवधि है और स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। वाई या T2 प्रणाली, मतलब लेन देन और जो है ये 2 वर्किंग डे में होना चाहिए। अब तो 1 वर्किंग डे ही कर दिया गया है इसको। तो पहले कैसा होता था आपको देखने को मिलेगा, तो पहले ऐसे होता था, समझिए आपने कोई शेयर खरीदा तो इसमें आप करते क्या थे, अब सब ये रोलिंग जो सेटलमेंट होती थी तो इसमें कोई डेट फिक्स नहीं होती थी। समझिए आपने खरीदा, फिर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे समझिए 1 जैन को, मतलब समझिए ये क्या है कि आपने मतलब शेयर 5 लाख के खरीदे। अब समझिए फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 6 जैन को 4.8 लाख आपने कर दिया, मतलब 20,000 दे दिया कि 6 तारीख को अगर मैं लूंगा इसको तो ये तुम 20,000 इसमें से काट लेना। तो इससे क्या होता था, फिर देखेंगे 6 से इसको क्या कर दिया, बदला प्रणाली इसको बोलते थे। अब 12 देखेंगे जैन अगर आ गया तो 12 जैन को मैंने बोला कि चलो मैं 4 लाख में ही ये ले लूंगा शेयर। तो ऐसे किया जाता था, मतलब कि प्राइज को क्या किया जाता था, उनको दे दिया जाता था कुछ प्राइज जो होते थे समझिए, जो ये इसको बदला प्रणाली बोलते थे। इसमें क्या होता था कि हम मार्जिन जो होते थे वो दे के और डेट शेयर के बढ़ा देते थे, इससे धांधली होता था। और बाद में क्या होता था, ये शेयर धारक जो होता था, हम देंगे देंगे करके पैसा भाग जाता था, शेयर वहां पे खरीदता ही नहीं था इनसे करके, जब प्राइस गिरने और बढ़ने लगती थी इन सबको चीज़ों की वजह से। तो इसी के वजह से देखेंगे तो ये रोलिंग सेटलमेंट की जगह इसको टाइमिंग अब फिक्स कर दिया कि आपका जैसे देखेंगे शेयर खरीदते हैं वहाँ पे तो 2 वर्किंग डे में आपको शेयर मिल जाएंगे और उसको पैसे मिल जाएंगे। ये बिल्कुल फिक्स कर दी गई, इसमें आप बढ़ा नहीं सकते हैं, आप डेट को घटा नहीं सकते हैं। वहाँ पे क्या होता था रोलिंग सेटलमेंट में कि आप खुद मतलब डेट को बढ़ा सकते थे, घटा सकते थे, इसमें कोई रोक टोक नहीं था वहाँ पे। तो ये किया गया। फिर अब देखेंगे कि पहले जो था तो ये T5 वर्किंग डे रखा गया था, मतलब आज देखेंगे ट्रांजेक्शन होता है तो वर्किंग 5 डे में आपका जो शेयर है
वो आपको मिल जाएगा और पैसा पूरी तरह से उसको मिल जाएगा। ये होता था 5 दिन का टाइम पीरियड रहता था, कुछ पैसे को होल्ड कर लिया जाता था, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर देखेंगे टी वर्किंग मतलब 2 डे ला दिया गया, 2 दिन में हो जाएगा। फिर अभी तो सबसे फास्ट यूएस से भी फास्ट कर दिया गया है, T1 कर दिया गया है, मतलब एक ही वर्किंग डे में आपका जो शेयर है डेबिट क्रेडिट हो जाएगा वहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा, ये किया गया। फिर आपको देखने को मिलेगा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग, निवेशकों को बाजार में जोखिम को बचाने के लिए फिर देखेंगे प्रतिभूतियों का मूल्य उतार चढ़ाव जो होता है उसको देखेंगे। तो ये जो मैंने बताया डेरिवेटिव, फिर मैंने जो किसान का देखेंगे आपको एग्जांपल दिया, तो ये शुरू की गई डेरिवेटिव मार्केट में। आपको मैं आगे बताऊंगा फ्यूचर फॉरवर्ड ऑप्शन स्वैप ये सब शुरू की गई वहाँ पे, इसी की शुरू मतलब ये जो सुधार की वजह से ही ये चीजें आती हैं। फिर आगे क्या किया गया आपको देखने को मिलेगा, एक सर्किट ब्रेकर बनाया गया। एक देखेंगे यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक या फिर शेयर की जो कीमतें होती हैं निश्चित सीमा के अवधि तक देखेंगे विचलन होने पर स्टॉक एक्सचेंज के ट्रेडिंग को एक निश्चित अवधि के लिए रोक दिया जाता है। देखेंगे जैसे कोविड-19 आया था वहाँ पे, तो कोविड-19 आया तो जैसे पेंडेमिक मतलब पूरा फैलने लगा, पूरे दुनिया में फैलने लगा, तो वहाँ पे देखेंगे स्टॉक मार्केट पे प्रभाव पड़ा और पूरी तरह से लोग वहाँ पे पैनिक होकर देखेंगे अपने शेयर को सेल करने लगे। मार्केट एक दिन में 10% गिरने लगा। तो अब यहाँ पे क्या किया जाएगा कि जैसे मार्केट 10% गिर गया या फिर वो कोई भी एक देखेंगे आंकड़ा एक फिक्स किया जाता है वो, तो इसको क्या किया जाएगा उस दिन के लिए देखेंगे मार्केट का ट्रेडिंग बंद कर दिया जाएगा। बंद मतलब व्यापार जो भी है बंद कर दिया जाएगा वहाँ पे। चाहे कोई स्टॉक है उसमें देखेंगे बहुत बुरी खबर आ गई, बुरी खबर जैसे अडानी का देखेंगे स्टॉक में बहुत बुरी खबर आई थी, स्टॉक एक बार में देखेंगे 10% गिर रही थी, 20% गिर गई रही थी। आप सुनेंगे रोज लोअर सर्किट लग रहा था, लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगता है। अपर सर्किट मतलब स्टॉक में कोई ऐसी न्यूज आ जाए जो बहुत अच्छी न्यूज हो, तो देखेंगे रोज ऊपर जाएगा, बहुत 10% भी जा सकता है, 20% एक दिन में, तो वो ऊपर का देखेंगे तो अपर सर्किट लगता है। फिर देखेंगे बहुत ज़्यादा नीचे गिरने लगे कोई भी स्टॉक खबर ऐसी आ जाए तो वहाँ पे देखेंगे लोअर सर्किट लगता है। तो ये क्या किया जाता है जो न्यूज का प्रभाव रहता है, तो कुछ दिनों के लिए देखेंगे ट्रेडिंग बंद कर दिया जाए या फिर उस दिन के लिए बंद कर दिया जाए। कभी कभी देखेंगे 5-6 दिनों के लिए ही ट्रेडिंग बंद कर दिया जाता है उस स्टॉक में, ताकि वो न्यूज का जो प्रभाव है समझिए वो कम हो या फिर खत्म हो जाए, तब जाके ट्रेडिंग फिर से व्यापार शुरू किया जाता है। तो ये चीजें मतलब शुरू की जाती हैं। तो ये लाया क्यों गया आप देखेंगे तो हर्षद मेहता स्कैम के बारे में आपने सुना होगा। तो हर्षद मेहता करता क्या था वहाँ पे, बहुत सारे कंपनियों से देखेंगे लोन लेता था और जो समझिए शेयर होते हैं तो उसमें डिमांड बढ़ाता था, प्राइस मतलब वो प्राइस जो शेयर के होते थे समझिए उसको पुल कर करके वहाँ पे डिमांड बढ़ा के मतलब लोगों से पैसा लगा के पहले से पोजीशन बना लिए समझिए, और फिर उसको देखेंगे पुल कर करके उसको मतलब डिमांड बढ़ा बढ़ा के उस देखेंगे ऊपर ले जाया जाता था, बहुत पीक पे पहुंचा दिया जाता था किसी भी शेयर प्राइस को। आपको देखने को मिलेगा जब मतलब समझिए शेयर कोई भी ऊपर उठने लगता है तो रिटेलर आ जाते हैं उसके बाद, मतलब ये थोड़ा सा तो पुल करता था, फिर रिटेलर भी आते थे और पुल होते जाता था, देखेंगे बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर चला जाता था। और फिर इसने किया क्या देखेंगे तो मतलब इन्होंने पूरी तरह से आप देखेंगे ये क्या करते हैं उसके बाद अपना शेयर बेचता है, और जैसे वहां से बेचता है तो मार्केट फॉल होना शुरू होते हैं, तो ये स्कैम माना गया वहां पे पुल करते करते वहां पे। तो उसके बाद पूरी तरह से देखेंगे मार्केट गिरने लगा, मार्केट पूरा क्रैश हो गया, इसी के वजह से लाया गया वहां पे, एक ही दिन में देखेंगे मार्केट पूरी तरह से क्रैश हो गया। तो इसके वजह से देखेंगे तो ये सर्किट ब्रेकर लाया गया कि एक दिन में ये नहीं है कि पूरा मार्केट ही 50% 100% गिर जाए, एक दिन में मार्केट 5% गिरे 10% गिरे तो फिर क्या है कि सर्किट लगा दिया जाएगा, उस दिन के लिए व्यापार ही बंद कर दो या फिर कुछ दिन के लिए व्यापार बंद कर दो, ताकि मार्केट एक ही दिन में ये ना कि पूरी तरह से जीरो ही कर दो। तो इसके लिए देखेंगे तो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे लाया गया। तो ये आप देखेंगे फिर अगला ही सुधार आपको देखने को मिलेगा, और अगला सुधार क्या किया गया तो रेटिंग एजेंसियां देखेंगे छान जाता, रेटिंग एजेंसियों की स्थापना की गई। तो रेटिंग एजेंसियां क्यों लाई गई, ये क्या करती हैं स्टॉक का देखेंगे रेटिंग करती हैं या फिर देखेंगे कि जो मार्केट है उसको रेटिंग करती हैं। तो इससे क्या होता है अब देखेंगे रिटेलर को उतना नॉलेज नहीं होता है, रिटेलर क्या होता है तो ये जैसे रेटिंग देती हैं तो रेटिंग के अनुसार वो इन्वेस्ट करते हैं, मतलब रेटिंग उनको ज़्यादातर कुछ पता नहीं होती है, ये रेटिंग दे देंगे कि अब ये स्टॉक जो है ये अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसमें से रिटेलर है निकल जाए जल्दी से जल्दी, या फिर देखेंगे कोई स्टॉक अच्छा काम कर रहा है तो ये फिर रेटिंग एजेंसियां उसको अच्छा रेट देती हैं तो फिर वहां पे जो रिटेलर है जाके इन्वेस्ट कर सके। तो इसके लिए देखेंगे रेटिंग एजेंसियां बनाई गई है, और रेटिंग एजेंसी जो आज आप देखेंगे हिंडनबर्ग है तो ये एक रेटिंग एजेंसी जैसा ही काम करती है। उसने फिर देखेंगे कि हिंडनबर्ग ने
यहाँ पे 2-4 इल्ज़ाम लगा दिए अडानी पे, तो देखेंगे उसका मतलब शेयर कितना फॉल हो गया। वैसे ही रेटिंग एजेंसियाँ क्या है, किसी भी कंपनी के बारे में बताती हैं कि कंपनी कैसा काम कर रही है, कैसा आगे इसका फ्यूचर हो सकता है। तो इससे क्या होते हैं, इन्वेस्टर आते हैं, फिर देखेंगे रिटेलर आते हैं। तो इसी के लिए रेटिंग एजेंसियाँ बनाई गई, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं पता होता था, आम पब्लिक है उसको कुछ पता नहीं होता था। तो अब आम पब्लिक के पास इनके द्वारा तो खबर मिल ही जाती है। तो रेटिंग एजेंसियों की स्थापना की गई देखेंगे, अर्थात द क्रेडिट रेटिंग देखेंगे इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, CRISCIL देखेंगे 1988 में बनाई गई। फिर देखेंगे इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ देखेंगे इंडिया की स्थापना हुई यहाँ पे लिमिटेड की 1981 में। ICRA 1991 में आपको देखने को मिलेगा। फिर और देखेंगे क्रेडिट एनालिसिस देखेंगे एंड रिसर्च लिमिटेड, फिर देखेंगे CARE, इसकी स्थापना की गई। तो ये देखेंगे मतलब ये एजेंसियां क्या करती हैं, ये वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख करती हैं, मतलब इनका आकलन करके फिर रिपोर्ट देती हैं कि मार्केट कैसा काम करेगा, स्टॉक कोई कौन सा काम करेगा, तो ये रेटिंग देते रहती हैं। उसी के अनुसार फिर देखेंगे रिटेलर भी वहाँ पे कुछ कर सकते हैं। ये निवेशकों के लिए निवेश जोखिम का आकलन में और मार्गदर्शन करती हैं। तो जो मैंने बताया कि ये पहले ही रेटिंग दे देती हैं, कोई कंपनी अच्छा काम नहीं करने वाली है तो उसको रेटिंग दे देंगी, या फिर बता देंगी कोई कंपनी अच्छा काम करने वाली है, तो इससे जो निवेशक है वो अपना पैसा बचा सकता है, या फिर समझिए डूबने से बच सकता है। ये आप देखेंगे। तो ये फिर उसके बाद देखेंगे अगला सुधार क्या हुआ, तो निगमीकरण फिर किया गया। निगमीकरण मतलब समझिए कि मतलब कॉरपोरेट बनाया गया। आप समझिए कोई भी कंपनी है तो देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में निगमीकरण के उद्देश्य क्या होते हैं, दलालों द्वारा हेर फेर की गुंजाइश को कम करना। तो निगमीकरण मतलब अब ये समझिए कंपनियां जो पहले समझिए, अब मेरी कोई कंपनी है जैसे आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब देखेंगे अब इसको निगम बना दिया गया। निगम बना दिया गया, आपको बिल्कुल रूल के तहत चलना है, जो कंपनी एक्ट है उसके तहत चलना है, प्रॉफिट ये सब चीजें सभी चीजें बतानी है। तो अब जो पहले दलाल होते थे जो कि हेर फेर करते थे, इनमें स्पेकुलेशन करते थे इन सब छोटी कंपनियों में, तो अब ये जैसे निगम बनेंगे समझिए, ये मतलब समझिए पूरी तरह से रूल रेगुलेशन में आ जाएंगे और सभी चीजें इनको फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि ये अब नहीं कर सकते हैं इतना देखेंगे हेर फेर। इसके लिए कोई मतलब समझिए कंपनी है जो कि बहुत अच्छे से लिस्टेड वगैरह नहीं है, उनको अब कंपनी मतलब कि समझिए निगमीकरण किया जाता है, कंपनी बना दी जाती है। IPO आधुनिकीकरण देखेंगे माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज को जनता के धन जुटाने का सक्षम बनाया जाता है। तो पहले ये कंपनियां देखेंगे अपने रूल वाइज चलती थी, फिर इनको IPO लाया जाएगा, ये सब चीजें ला सकती है। सेबी के पास देखेंगे सभी रेगुलेशन फॉलो करनी है, तो इसमें मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो इससे होता है कि समझिए शेयर जो दलाल होते हैं उनके प्रभाव कम होने लगते हैं, घोटाले की संभावना कम होती है, क्योंकि अब सबकी नजर रहेगी इस कंपनी में। ये भी शुरू की हुई, क्योंकि पहले देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियां ऐसे निगमीकरण मतलब पूरी तरह से अपने मन से चल रही हैं, वो बता रही हैं कि हमारा कंपनी है, हम इतना लोग मिलकर शुरू किए हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इससे, और फिर जनता को समझिए IPO जारी कर सकती हैं। इन सब के लिए फिर देखेंगे निगमीकरण ये किया गया। तो ये सब आपने देख लिया यहाँ पे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति देखेंगे आयोग संगठन है समझिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन। तो ये आप समझिए क्या है, समझिए ये क्या है। अब जैसे आप देखेंगे तो कोई मतलब RBI बैंकिंग पूरा काम करती है, हर एक देश में आपको बैंक देखने को मिलेगा, कोई भी देश हो तो बैंक देखने को मिलेगा, बैंक है समझिए। तो बैंक क्या होती है, और फिर उसके ऊपर देखेंगे जो RBI है वो रेगुलेट करती है। तो वैसे ही समझिए अब बैंक के लिए पूरे देश में आज देखेंगे पूरा खुला ग्लोबलाइजेशन है, सभी बैंक सभी जगह काम कर रही हैं, तो बैंक भी काम कर रही हैं। और बैंक समझिए दिवालिया ना हो, इन सब के लिए क्या किया जाता है, एक रूल फॉलो किया जाता है। बेसल नॉर्म के बारे में आपने सुना होगा। बेसल नॉर्म एक रूल है जो कि देखेंगे पूरा वर्ल्ड का जो बैंक है वो फॉलो करता है। बेसल रूल के तहत, बेसल जो नॉर्म है इसके तहत पूरी तरह से जो मतलब समझिए बैंक है उनको पूंजी रखना पड़ेगा, पूंजी रखना पड़ता है, उसके जो जो रूल हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे ही इसको बनाया गया है समझिए, जो IOSCO है समझिए, इसको बनाया गया है। इससे क्या होता है, अब जो भी समझिए NSE है, BSE है, और फिर देखेंगे अमेरिकन जो स्टॉक एक्सचेंज है, तो इन सबको क्या करना पड़ेगा, एक सेम सिमिलर रूल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन कंपनी भी देखेंगे यहाँ इन्वेस्ट करती है, अमेरिकन लोग भी इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन लोग भी इन्वेस्ट करते हैं अमेरिका में, फिर आप देखेंगे इंडियन कंपनी भी अमेरिका में इन्वेस्ट करती है। तो इन सब का क्या होना चाहिए, रूल बिल्कुल सिमिलर होना चाहिए, सभी जो फॉलो करे
तो इसके लिए इसको बनाया गया है, आपको देखने को मिलेगा। मतलब पूरी तरह से इसके अब देखेंगे ये कोऑर्डिनेशन करती है इन सब से, कोऑर्डिनेशन की सेम रूल रह सके वर्ल्ड में। देखेंगे जो भी एनएसई है, बीएसई है, चाहे चाइना का स्टॉक मार्केट है, तो सेम रह सके, इनको देखने का भी तो काम करना होना चाहिए। तो देखने का यही काम, जैसे सेबी अपने देश में रेगुलेट करती है समझिए, और पूरे वर्ल्ड में जो रेगुलेट करने का काम होता है तो इसका होता है, आपको देखने को मिलेगा। आईओएस सीओ जो है ये पूरी तरह से देखने का काम करती है। तो ये आपने नाम देख लिया, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विश्व के प्रतिभूति बाजारों के 95% से अधिक प्रतिभूतियों के नियामकों को एक मंच पर लाती है। तो ये एक मंच पे लाती है समझिए, मतलब पूरी तरह से जैसे देखेंगे कि आपको सेबी के पास सभी चीजें करनी है, जितना भी प्रतिभूति बाजार से चीजें इंडिया में रिलेटेड है, वैसे ही देखेंगे वर्ल्ड में जो भी रिलेटेड है तो इंडियन मार्केट यहाँ से काम करेगी। फिर देखेंगे जो अमेरिकन मार्केट है यहाँ से काम करेगी, फ्रांस मार्केट है यहाँ से काम करेगी, या प्रतिभूतियां देखेंगे क्षेत्र के लिए एक वैश्विक मार्गदर्शक निर्धारित, मतलब ये एक रूल है समझिए, वर्ल्ड के लिए रूल है। सेबी जो रूल बनाती है तो अपने देश के लिए बनाती है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में कैसे काम होगा तो ये बनाने का काम आपको करने का देखने को मिलेगा। ये G20 देखेंगे वित्तीय जो समझिए स्थिरता बोर्ड है समझिए, 7 प्रतिभूतियों बाजार के मजबूत बनाने के लिए मानकों के निर्धारण को मिलाकर काम करता है। G20 के देश ही देखेंगे बड़े इकोनॉमिक फैसले जो हैं यही लोग लेते हैं सिद्धांतों का। ये जो मैंने आपको बताया यही सब चीजें लिखी गई हैं, तो ये क्या करती हैं वर्ल्ड लेवल पे देखने का काम करती है। तो ये मैंने आज टोटल जो रिफॉर्म है आपको बता दिया। अब हम कुछ छोटे छोटे टर्म है समझिए वो आगे देखेंगे। तो म्यूचुअल फंड के बारे में देखेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा फंड मैनेजर होते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं, कैसे आपके पैसे को मैनेज करते हैं। आप खुद से इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा फायदा है, या फिर समझिए म्यूचुअल फंड के तहत आपको करना चाहिए, ये सब चीज़ें आप देखेंगे। और फिर ओपन एंड क्लोज देखेंगे, बहुत सारे फंड अब आपको बताऊंगा, म्यूचुअल फंड के नुकसान देखेंगे ये भी बताऊंगा मैं आपको। फिर फायदे हम देखेंगे, फिर लंबी निवेश का जो समझिए ज़्यादा मुनाफा है, या फिर देखेंगे एसआईपी का है, तो ये सब देखेंगे। लॉन्ग टर्म में जो पैसा मल्टीप्लाई होता है जो मैंने आपको बताया था। फिर हम हेज फंड देखेंगे, तो ये सब कुछ चीज़ें देखेंगे। वर्चुअल जो वेंचर कैपिटल वाले होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैं पहले भी आपको बताऊंगा। और एंजल इन्वेस्टर के बारे में देखेंगे। तो ये कुछ टर्म है जो अब हम देखते चलेंगे। फिर देखेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, हर एक सेक्टर में देखेंगे एक एक कंपनियां हैं जो कि उस सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे रियल एस्टेट हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, तो वो सब भी चीज़ें हम देखेंगे। चीट फंड के बारे में, इसके लाभ क्या है, प्रॉफिट क्या है, मतलब कि लाभ क्या है, फिर देखेंगे नुकसान क्या है, ये भी चीज़ें। तो ये धीरे धीरे मतलब टॉपिक बढ़ते जा रही है। अब हम थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे और जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म करेंगे, और फिर हम सब ये व्युत्पन्न बाजार में आ जाएंगे, मतलब समझिए डेरिवेटिव जो मार्केट होता है, और फिर उसमें भी मार्केट बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कमोडिटी मार्केट में ये सब चीज़ें होती हैं। तो ये हम देख लेंगे आगे जितने भी लेक्चर आएंगे। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।